हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ। चाक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल करेक्ट, आप लोग समझ गए। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। क्लास 10th ICSE बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ आपके जनरल हिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, क्या क्या उसके रीजंस थे, क्या उसका रिजल्ट था, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस था। साथ ही साथ लास्ट में हम बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ICSE बोर्ड। और स्टूडेंट्स जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो श्योर शॉट आप बहुत अच्छे मार्क्स अटेन करोगे। नो डाउट, व्हेन सर इज देयर एवरीथिंग वुड बी फाइन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज कहूंगा, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के बीच में ही होती है। स्किप मत करिए और साथ ही साथ जल्दी से बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए क्योंकि उससे मिलता है मोटिवेशन। अपने चैनल को पॉपुलर करिए, इसको शेयर करिए और बहुत अच्छा और बड़ा चैनल इसे बना दीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 है क्या? बेसिकली आपने इसका एक और नाम सुना होगा, सिपॉय म्यूटिनी। आपको मालूम है अंग्रेजी सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने कभी भी रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं माना। याद रखिएगा, कभी भी इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना ही नहीं इसे। ये तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन जितनी भी बुक्स होती हैं वहां पर लिखा होता है ज्यादातर सिपॉय म्यूटिनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या था, इसको बस एक सिपॉय म्यूटिनी का नाम देकर रफा दफा करना चाहती थी और इसको अपराइजिंग या आप कह सकते हो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम ही नहीं दिया। अगर आपने सुना, आपके वीर सावरकर जो थे, ये बेसिकली क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे इन्होंने बात की कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों लड़ा गया और इसकी क्या मेन वजहें थी। बेसिकली इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इन्होंने सिपॉय म्यूटिनी कह के खारिज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इसको बढ़ाने वाले यही व्यक्ति थे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 बेसिकली इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्यों हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857? आपको मालूम है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जब आई तो दे केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ये 1600s में इंडिया में आए ब्रिटिशर्स और ये ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया में आए, जहां पर इन्होंने कहा कि मेरा मेन मोटिव है आने का कि हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। बट कुछ ही समय में धीरे धीरे इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए और फ्रेंच भी यहां पर आ गए। और आपका एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बहुत फेमस है, आपने कार्नेटिक वॉर्स सुनी होगी। इन कार्नेटिक वॉर्स के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव जो थे इनके हीरो बन गए और जो लॉर्ड वेस्ले थी, इनकी जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई और इंडिया को इन्होंने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया और ट्रेडिंग कंपनी की जगह ये रूलर्स और मास्टर्स बन गए इंडिया के। तो जब ये मास्टर्स बन गए इंडिया के तो इनका तो 1 पॉइंट एजेंडा था। 1 पॉइंट एजेंडा क्या था इनका? किसी तरह से इंडिया को लूटो, पैसे कमाओ और यहां से चलते बनो। यहां से बस प्रॉफिट कमाना था। इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी, वो बहुत ही सही थ्योरी थी। ब्रिटिशर्स बेसिकली यहां से केवल और केवल फायदा ही लेना चाहते थे। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या वजहें थी। तो सबसे पहले समझ लीजिए इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है कि क्या वजहें थी जो हमारे पैसे या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी, जो बड़ा नुकसान कर रही थी। पहला था डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। आपको मालूम है कॉटेज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की थी, जो बहुत ही फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री इंडिया की, इसको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? इन्होंने अपने फैक्ट्री मेड गुड्स को बहुत सस्ते दामों में इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी सारा अपने कंट्री ले जा रहे थे और इंडियन जो आप कह सकते हो आर्टिसंस थे, उनके पास कुछ नहीं बच रहा था और उनको भी ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज सब्सिडरी अलायंस का मैंने जिक्र आपको बताया। सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को आपस में ही लड़ाने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर ही क्या काम किया
इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट कर दी सब्सिडरी अलायंस की, जहां पर इन्होंने कहा कि तुम लोगों के पास तो इतनी इंपॉर्टेंट और अच्छी फोर्स है नहीं जो आपको डिफेंड कर सके, तो आप क्या करो, आप ब्रिटिशर्स की फोर्स रख लो। ये बेसिकली पॉलिसी स्टार्ट की थी लॉर्ड वेस्ले ने। इन्होंने कहा तुम ब्रिटिशर्स की फोर्स रख लो, लेकिन उसके बदले में तुमको दो चीजें देनी पड़ेगी। क्या? पहला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बंदा जो आपका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कहां होना चाहिए? आपकी कोर्ट में होना चाहिए। तो उससे क्या फायदा मिला कि कोर्ट में जो भी चीजें होंगी सब मालूम चल जाएगी। सेकंड, जो भी आपका पूरा खर्चा फोर्स पे हो रहा है वो पूरा खर्चा कौन करेगा? जिस राजा के पास फोर्स है। थर्ड, कोई भी आप कह सकते हो फोर्स का इस्तेमाल बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की गवर्नमेंट की परमिशन के हो नहीं सकता। और फोर्थ, इसके अलावा भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी फोर्स देने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? गिफ्ट्स और ग्रांट्स। तो इस तरह से क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना, सारे उंगली इनकी, जो ब्रिटिशर्स थे सारी उंगली इनकी घी में थी और सर कढ़ाई में था। मतलब बेसिकली इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और उस समय के राजा भी बेचारे पता नहीं किस दिमाग के थे, क्या बेवकूफ थे वो, कि उन्होंने सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। शायद डरते रहे होंगे कि ये हरा देंगे हमें और हमारा राज्य चला जाएगा। तो व्हाट हैपेंड कि ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भी रख ली, अपनी आर्मी स्ट्रांग भी कर ली। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से जो भी लड़ाई झगड़े होने वाले थे वो भी टाल दिए और साथ ही साथ खुद भी पैसे वाले बन रहे थे। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आई, हैवी टैरिफ पॉलिसीज। हैवी टैरिफ पॉलिसीज देखिए क्या था, इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर? इंडियन पीजेंट्स के ऊपर, इंडियन फार्मर्स के ऊपर। अब जब ये बहुत ज्यादा टैक्सेस जब बढ़ेंगे तो जब लोगों को भाई टैक्स देना पड़ेगा और प्लस आपके कोई बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो ये आपके कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट थे जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 की, जिसको बोलते हैं ना, नींव पड़ी। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल कॉज में। देखिए पॉलिटिकल कॉज में बेसिकली क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले समझ लीजिए, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड डलहौजी। पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड डलहौजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लॉर्ड डलहौजी जो थे ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए इतना अच्छा काम किया, ब्रिटिशर्स के लिए भाई किया, इंडिया के लिए नहीं किया है। तो ब्रिटिशर्स ने इतना अच्छा काम किया कि ब्रिटिशर्स ने इनको भारत रत्न देना चाहिए था। इसलिए क्या क्या काम किया, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर आपने सुना हो तो हिंदी में बोलते हैं इसको कि दत्तक पुत्र जो था। बेसिकली दत्तक पुत्र क्या होते थे, बेसिकली जब किसी राजा की खुद की सन, या आप कह सकते हो उसका खुद का औलाद नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, किसी दूसरे अपने रिश्तेदार से या किसी से अडॉप्ट कर लेते थे सन, और उसको अपने राजा की तरह आगे लेकर जाते थे। भाई उनके खुद की औलाद नहीं हुई, उनका खुद का लड़का नहीं हुआ, तो ये जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ला दिया कि भाई कोई भी अगर अपने, जो आप कह सकते हो इनके पास अपना खुद का पुत्र नहीं होगा, खुद का अपना हायर नहीं होगा, तो वो सक्सीड नहीं कर पाएंगे अपने किंगडम को, और उनका किंगडम किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये बेसिकली इस पॉलिसी स्टार्ट की इन्होंने 1848 में। मैंने एक पूरा स्नैपशॉट रखा हुआ है, मैं लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली 1848 में इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसके अंदर 3 बड़े स्टेट, जिसमें से झांसी, नागपुर और सतारा, ये बेसिकली चला गया। अब झांसी से नाम से याद आया होगा रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का भी सबसे बड़ा ग्रेवियंसेस यही था कि भाई उनकी मौत के बाद, उनके जो आप कह सकते हो पति थे गंगाधर राव, उनकी डेथ के बाद इनके कोई खुद का बेटा तो था नहीं, तो इन्होंने दामोदर राव नाम का एक बच्चा अडॉप्ट किया था। वो चाहती थी कि उनको राजा बनाया जाए, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इसके पक्ष में नहीं थे। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी का नेक्स्ट कारनामा सुनिए। लॉर्ड डलहौजी ने नेक्स्ट कारनामा क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने बेसिकली एनेक्सेशन ऑफ अवध किया। बेसिकली फरवरी 1856 में इन्होंने एनेक्सेशन ऑफ अवध कर लिया। एनेक्सेशन ऑफ अवध क्या है कि इन्होंने अवध पे कब्जा कर लिया। किस नाम पर? मिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर। अरे भैया, तुम्ही को सारी दुनिया की भर की चिंता पड़ी हुई है। मिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर क्या किया, वाजिद अली शाह जो थे अवध के नवाब, इनको किल कर दिया और खुद पूरे के पूरे किंगडम पे कब्जा कर लिया। बेसिकली क्या था, नवाब वाजिद अली शाह इनकी बात सुन नहीं रहे थे और अपने हिसाब से रूल कर रहे थे, जबकि जो अवध था वो बफर स्टेट था। तो इन्होंने इनको मार दिया और अनेक्स कर लिया। इसके बाद इन्होंने इंडियंस के लिए एक डिस्गाइज में अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब मालूम है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राम इन इंडिया, इसका भी क्रेडिट किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहली ट्रेन चलवाई, आपका बॉम्बे से थाने तक चली थी बेसिकली,
और ये जो ट्रेन थी ये बेसिकली चलाई गई जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट किया जा सके। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कोई अच्छा उद्देश्य नहीं था, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया बड़े एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, नहीं, वो चाहते थे कि जो भी इनका गुड्स है वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो पाए, पोर्ट सिटी तक जल्दी पहुंचे। तो इसका उद्देश्य जो था ना, वो मैंने क्या बोला था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, गलती से इंडिया के लिए अच्छा हो गया, वो अपने लिए अच्छा बस करना चाह रहे थे। तो ये सारे इन्होंने अपनी जिसको बोलते हैं ना कांड किए। अब ये कांड की वजह से क्या हो गए, बड़े आप कह सकते हो फेमस हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज आता है, ग्रेवियंसेस विद मुगल एम्पायर। ग्रेवियंसेस विद मुगल एम्पायर मतलब क्या होता है, ग्रेवियंसेस वर्ड समझ लो क्या होता है। ग्रेवियंसेस मतलब होता है जब कभी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो ग्रेवियंसेस मतलब प्रॉब्लम्स विद मुगल एम्पायर। अब क्या हुआ, इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था मुगल एम्पायर को कि जो आपके बहादुर शाह जफर सेकेंड, जो उस समय के प्रिंस आप कह सकते हो किंग थे, उनकी डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर है वो फॉर्मली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और जो इनको इंडियन आप कह सकते हो रूलर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी खत्म हो जाएगा और ब्रिटिशर्स एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर ऑफ इंडिया बन जाएगी। और मुगल एम्पायर को कोई भी चीजें इसके बाद नहीं मिलेंगी, ना पेंशन ना कुछ। अब इसकी वजह से मुगल एम्पायर वाले भी बड़ा नाराज थे। तो ये कुछ कारण थे पॉलिटिकल कॉज जिसकी वजह से द ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस, और इंडियंस जो थे वो अब इनसे क्या चाहते थे, निजात चाहते थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग सोशल रिलीजियस कॉज पे। सोशल रिलीजियस कॉज क्या होता है, मतलब कि जो रिलीजियस और सोशल कॉजेज का मिक्सचर होता है, मतलब सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड। क्या किया इन्होंने, टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्लेसेस, मतलब कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन पे इन्होंने टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। अब भाई जो आप जीवन भर जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिनके ऊपर कोई टैक्स की पाबंदी नहीं थी, जिस तरह से चाह रहे थे वो भी चल रहे थे, उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो क्या होगा, बिल्कुल बवाल होगा। और क्या होगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, कहा नहीं भैया हम पे टैक्स नहीं, ये तो धर्म पे टैक्स लग गया, इन्होंने तो हमारे पूरे आप कह सकते हो भगवान पे टैक्स लगा दिया। तो इस तरह से करके प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जो प्रीस्ट थे, मौलवीज थे, और इन्होंने कहा ये बहुत ही गलत डिसीजन है जो ब्रिटिशर्स ने लिया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था सेकेंड, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखिए क्या हो रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन वाज बेसिकली ग्रोइंग डे बाय डे। वेस्टर्न एजुकेशन ग्रो होने के कारण से प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो इंडियन गुरुकुल सिस्टम था वो फिनिश हो रहा था, साथ ही साथ मॉडर्न साइंस और मॉडर्न आप कह सकते हो चीजें लोगों के मन में ज्यादा जा रही थी। इसी वजह से कई रिफॉर्म्स हुए, जैसे सती सिस्टम, प्लस आपका चाइल्ड मैरिज की एज इंक्रीज कर दी गई, विडो रीमैरिज को परमिट कर दिया गया। तो इसकी वजह से भी इंडियन सोसाइटी में जो प्रीस्ट थे, मौलवीज थे, इन्होंने कहा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे धर्म के साथ खेल है। तो उन्होंने इस चीज का भी बहुत ज्यादा विरोध किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इस पर नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिशनरीज। अब देखिए यहाँ पर खेल ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स अब चाहते थे कि इंडिया में भी वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें। तो अब ब्रिटिशर्स के साथ जो ब्रिटिश प्रीस्ट और ये सब आ गए और इन्होंने अपनी मिशनरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें इन्होंने इंडियंस को क्रिश्चियन बनने के फायदे, क्रिश्चियनिटी, गॉड, जीसस, इनके बारे में बताया। और जो बेचारे जो आप कह सकते हो लोअर क्लास पीपल थे, माइनॉरिटीज थे, जो बेचारे बहुत दबे कुचले थे, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। तो इसकी वजह से भी इंडियंस में एक अनरेस्ट आया। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, लॉर्ड डलहौजी ने जब आपका ट्रेन और टेलीग्राम ये दो चीजें स्टार्ट की, तो रेलवे स्टार्ट जब की तो इन्होंने ट्रैक्स बनवाए थे, लोहे के ट्रैक्स नहीं। तो अब भाई रेलवे क्या है, लोपथगामी उसका हिंदी नेम है, तो बेसिकली लोहे की पटरी में ही तो दौड़ेगी। तो जब लोहे की पटरी में दौड़ेगी तो लोगों को लगा कि यार ये लगता है कुछ नया इन्होंने षड्यंत्र किया है, इसमें हमको रेलवे की पटरी में डाल के सीधा एक साथ बुलडोज कर देंगे, चला देंगे हमारे पटरी। लोगों के अंदर डर था। फिर टेलीग्राफ लाइंस जब बनी तो बड़े बड़े पोल्स लगे जिसके ऊपर आप कह सकते हो वायर्स गए, तो लोगों को लगा ये मास हैंगिंग के लिए है, लोगों को ये लोग सूली लटकाना चाहते हैं, तो और डर आ गया। तो बेसिकली ये सारे डर भी थे जो आप कह सकते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 में प्ले किए। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं आपका मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज देखो क्या थे, मिलिट्री कॉजेज मतलब कि जो मिलिट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनके बारे में जो प्रॉब्लम आई और उसकी कारण से जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब देखो इसमें सबसे पहला सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट देखो क्या था, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में स्टार्ट हुआ। बेसिकली इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग्स ने।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उसको जल्दी से सुनते जाइए और चाहे तो पेन डाउन करके नोट भी करते जाइए। लॉर्ड कैनिंग ने इसको स्टार्ट किया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसको स्टार्ट किया और कहा कि इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन लैंड पे भी जाना पड़ेगा फॉर फाइटिंग। अब देखिए यहीं पे स्टार्ट हो गया बवाल। क्या बवाल स्टार्ट हो गया कि भाई जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको, जो उनके धर्म आप कह सकते हो प्रचारक थे, प्रीस्ट थे, मौलवीज थे, पुजारी थे, वो बता के रखे थे कि इफ यू डाई ऑन अ फॉरेन लैंड, अगर आपकी मृत्यु एक बाहरी जमीन पर, एक बाहरी सरजमीन पे होती है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी पुत्र। अब देखिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, भाई जीवन का तो लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, करेक्ट ना। बेसिकली हर इंसान का एक मोटो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यानी कि सैल्वेशन मिल जाए। तो वो जब नहीं मिल रहा था तो लोगों को लगा यार ये तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, तो लोगों ने सर्विस रिलिशमेंट का विरोध किया। तो उन्हें लगा कि इफ वी डाई ऑन अ फॉरेन लैंड तो हमारा मोक्ष अटेन नहीं हो पाएगा। इसके बाद सेकंड क्या था, जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर कंसिडर्ड इंफीरियर टू द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स अपने आप को तो गोरी चमड़ी, ए दूर हटाओ, ए इंडियन काली चमड़ी दूर हटाओ। तो व्हाट हैपेंड कि ये चीजें जब चल रही थी तो ये बहुत ही गलत चीजें चल रही थी। तो इसीलिए आपने देखा ना गांधी जी भी तो कुछ झेले थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बेसिकली इंडियंस ने लिखा था, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा था। तो व्हाट हैपेंड, कई जगह पर देखा गया कि ब्रिटिशर्स लिख के रखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये हंसी की बात आज लग रही है, लेकिन उस समय जिन पर बीतती होगी तो आप समझिए जो सोल्जर्स वर्क कर रहे थे दे वर ट्रीटेड सो इंफीरियर। इनकी सैलरी भी कम थी, इनको रैंक भी ज्यादा नहीं मिल रही थी और वर्क भी बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। अब आ जाते हैं इमीडिएट कॉज पे। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इमीडिएट कॉज समझते हो, जो चिंगारी जिसकी वजह से आग लग गई। अभी तक ये सारी जो थी ना चिंगारियां अंदर अंदर थी, अब जब हवा दोगे ना तो कुछ चिंगारियां बाहर फेंकते हैं, वही जो चिंगारी जिसकी वजह से आग लग गई, अब वो थी आपकी इमीडिएट कॉज। आ गए मंगल पांडे। अब देखिए मंगल पांडे जी क्या किए, बेसिकली ये इनफील्ड राइफल के कारण से सिपोई म्यूटिनी हुई, जिसको हम लोग सिपोई म्यूटिनी कहते हैं। यही बेसिकली ऑफिशियल स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी थी, ये हुई इनफील्ड राइफल के कारण। एनफील्ड राइफल एक नई राइफल थी बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी। इस राइफल में बेसिकली क्या था कि जो भी आपका बेसिकली कार्ट्रेज था उसको माउथ से टीयर करना पड़ता, मतलब चीरना पड़ता था उसको, और उसके बाद उसको फिलअप करके उसको बैरल को अंदर स्टॉक करना पड़ता था और फिर फायर होती थी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था इंडियंस कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, एक दिन क्या हुआ जब पूरे मंगल पांडे और इनके कुछ साथी सुबह नहाकर वापस लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक जो खलासी मतलब क्या होता है, जमीन साफ करते हैं, पानी वानी डालते हैं जमीन पे, तो वो एक दिन सुबह सुबह काम कर रहा था और उसने बेसिकली सफाई कर रहा था, झाड़ू वाड़ू लगा रहा था, उसे प्यास लगी थी। इनके हाथ में पानी था, इन्होंने बेसिकली खलासी ने इनसे पानी मांग लिया कि सर थोड़ा सा पानी दे दीजिए, प्यास लग रही है। अब मंगल पांडे नाम से पता चल रहा पंडित आदमी भड़क गए, ए शूद्र कैसे तुमने पानी मांग लिया, मैं पंडित तुमको सुबह सुबह पानी पिलाऊंगा, मैं अपना धर्म भ्रष्ट करूं, अभी नहा के आ रहा हूं। अब खलासी जो था उसकी भी एकदम पूरी तरह से क्या होता है, गुस्सा आ गया उसे, बहुत ज्यादा टेम्पर हाई हो गया। तो उसने भी कहा अरे भैया जो आप लोग अपना धर्म इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो, जब अंग्रेजों के दिए हुए एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज मुंह से छीनते हो जिसमें सुअर और जो गाय का मांस लगा हुआ है, तब नहीं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता। अब इनकी एकदम हालत खराब, अरे ये क्या बता दिया इसने। तो एक रूमर बेसिकली कहते हैं स्प्रेड हो गया कि रूमर क्या था कि कार्ट्रिज जो था, जो बेसिकली कार्ट्रिज था वो ग्रीस था विद द मीट ऑफ काउ एंड पिग। बेसिकली जो कार्ट्रिज बनी थी उसको मीट ऑफ काउ एंड पिग के साथ ग्रीस करते थे और उसके अंदर बारूद भरते थे। तो बेसिकली ये रूमर स्प्रेड हो गया और इसका रूमर का कोई खंडन भी आज तक नहीं आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसी वजह से आज हम लोग कह भी नहीं सकते कि ये सच थी कि झूठ थी। इसी रूमर के कारण से जो आप कह सकते हो मंगल पांडे थे बहुत ज्यादा बमक गए, जिसे कहते हैं गुस्सा हो गए, और इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को बैरकपुर चौकी में मेरठ में गोली मारी। अब इन्होंने जब गोली मारी तो इनको फांसी की सजा हो गई। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा हुई। 18 अप्रैल को होनी चाहिए थी लेकिन 8 अप्रैल को दे दी गई थी फांसी। अब इसी को कहा जाता है, यहीं से स्टार्ट हुआ था बेसिक रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ ये अपने प्रायोजित समय जिसे बोलते हैं ना, समय के पहले स्टार्ट हो गया।
इसी कारण से कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। लेकिन सक्सेस ना मिलने के और भी कई कारण थे। आपको मालूम है इसमें कौन कहां से लड़ रहा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। बाकी कोर्स ऑफ द रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी। इसके बाद जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ से लड़ रही थी। वाजिद अली शाह की वाइफ है, विडो है ये। इसके बाद नाना साहेब जो थे ये बाजीराव के पास से, और इनके जो आप कह सकते हो मिलिट्री जनरल टाटिया टोपे, ये रानी लक्ष्मीबाई के भी आप कह सकते हो गुरु थे, ये लोग भी लड़ रहे थे। साथ ही साथ और भी आप कह सकते हो बड़े बड़े लीडर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर जिसको बोलते हैं ना ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन को पूरी की पूरी कमान दे दी गई आर्मी की। बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि ये सबसे बड़े रूलर हैं और सबसे आप कह सकते हो मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा नाम है, तो आप ही के जिसको बोलते हैं ना ध्वज के अंदर लड़ेंगे, आप ही के आप कह सकते हो परचम के अंदर लड़ेंगे। तो इसीलिए इनको बलि का बकरा बना दिया समझो। बलि का बकरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये बैटल हार गए, और साथ ही साथ बेचारे ओल्ड थे, ज्यादा इनके पास ताकत भी नहीं थी, ना मिलिट्री जीनियस थे, तो इसी वजह से बुरी तरह से ब्रिटिशर्स से हारने का कुछ कारण और भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है बेसिकली, क्योंकि इंडियंस ने बहुत ही वैलियंट बैटल लड़ा, बहुत ही आप कह सकते हो जोर से लड़ा, जिम्मेदारी से लड़ा। लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपको मालूम है, ग्वालियर के जो आप कह सकते हो उस समय किंग थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने से मना कर दिया। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की काम कर रही थी। प्लस ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा एडवांस टेक्निक्स थी, एडवांस वेपन्स थे, एडवांस आप कह सकते हो आर्टिलरी थी, उनकी आर्मी ज्यादा ट्रेन थी, इंडियंस की आर्मी ट्रेन नहीं थी। प्लस जो इंडियन थे वो केवल नॉर्दर्न इंडिया तक में ही ये रिवॉल्ट रह गया, सदर्न इंडिया में इसका कोई आप कह सकते हो असर नहीं दिखाई दिया। प्लस ये लोग जो लड़ रहे थे ये केवल अपने सेल्फ मोटिव के लिए लड़ रहे थे। देखिए आपको बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये किसी पे कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भी अपने देश के लिए नहीं लड़ रही थी, केवल झांसी के लिए लड़ रही थी। एक्चुअली पहले क्या था कि लोगों का जो आप कह सकते हो जो छोटा छोटा स्टेट होता था वो उसे देश मानते थे, तो भारत माता के लिए बहुत नहीं लड़ रहे थे, सब केवल झांसी, अपने स्टेट्स के लिए दिल्ली। तो बेसिकली ये अभी यूनाइटेड एफर्ट नहीं था, लेकिन खैर पहली बार था, इस हिसाब से बहुत अच्छे से इंडियंस ने भी लड़ाई करी। लेकिन फाइनली इंडियंस को डिफीट मिली, क्योंकि इंडियंस जो थे वो प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं थे, और आप कह सकते हो उनकी आर्मी प्रॉपरली ट्रेन नहीं थी, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और आर्म्स नहीं थे इनके पास। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट। सिग्निफिकेंस मतलब क्या इसके आप कह सकते हो दूरगामी परिणाम हुए, क्या इसके नतीजे हुए। इट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में पहली बार नेशनलिज्म की भावना जाग गई। नेशनलिज्म समझते हो ना, देश प्रेम की भावना जाग गई, और लोगों ने अब समझ लिया नहीं, अगर हमें अपने आप को बचाना है तो अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मात्र 90 साल 1857 से 1947 केवल 90 ईयर्स तो हैं, तो वो केवल छोटे से ही समय में इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर लिया। सेकेंड, क्वींस प्रोक्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में आया नवंबर में। बेसिकली क्वींस प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया ने जारी किया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई, मतलब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली फिनिश कर दिया, और इंडिया जो था वो डायरेक्टली किसके क्राउन में चला गया, ब्रिटिश क्राउन में। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला कि नाउ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल अबॉलिश हो गई, और किसकी पोस्ट आ गई, वॉइस रॉय की पोस्ट आ गई। उसके बाद इनफील्ड राइफल को बैन कर लिया गया और उसे वापस बुला लिया गया। इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, बस बैन करके इसे वापस मंगा लिया। तो ये सारे कुछ क्वीन प्रोक्लेमेशंस के अंदर चीजें आई। इसके बाद इंडियन स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए थे, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, जो आर्मी थे उसमें नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स को इंक्रीज किया गया, और इसका रेशियो डाल दिया गया आपका 2:3, मतलब हर 2 ब्रिटिश सोल्जर पे 3 इंडियन सोल्जर्स थे। तो ये नंबर्स इंक्रीज किया गया, पहले और ज्यादा डिसबैलेंस था। प्लस इंडियन सोल्जर्स की सैलरी इंक्रीज कर दी गई, साथ ही साथ ये इंक्रीज कर दिया गया कि इन्फेंट्री का कंट्रोल किसको नहीं, इन्फेंट्री मतलब जहां पे आर्म्स रखे होते हैं, जहां पे हथियार रखे होते हैं, वहां का कंट्रोल किसी इंडियन को नहीं दिया जाएगा। प्लस इंडियंस वोंट बी प्रमोटेड अबव द रैंक ऑफ सूबेदार, इंडियंस को सूबेदार के ऊपर की रैंक भी नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हुई, यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनलिज्म की भावना इंपॉर्टेंट है, जो आप कह सकते हो फ्लरिश हुई। इट इग्नाइटेड द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द इंडियंस। इंडियंस के अंदर फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस आई, और इंडियंस ने सोचा कि हाँ हम कर सकते हैं, और साथ मिलकर अगर करेंगे तो ब्रिटिशर्स जैसे कईयों को हम हराकर बाहर
फेंक सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो भी क्लियर कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन में, जिसमें मैंने बताया था मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। आपका 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो 2 मिलिट्री कॉजेज, 2 सोशल कॉजेज एंड 2 पॉलिटिकल कॉजेज, 2 इकोनॉमिक कॉजेज। 2 सारे वीडियो में मैंने बताए हैं, इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। सेकेंड, व्हाट इज सर्विस एनरिचमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थर्ड, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाई द इंडियंस वर अफ्रेड ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राफ लाइन, जो मैंने आपको बताया ना मास हैंगिंग वाला। इसके बाद नेक्स्ट एक पूछा जाता है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में, और क्वींस प्रोक्लेमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यहाँ तक का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे ग्लिम्स आपको दे दिया है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और ईयर्स हैं जो आपके 1857 तक के बीच में आते हैं, जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद की वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जो मैंने बताया सब कुछ कर डालिए, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देश का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।